मौत बरहक है, लेकिन कुछ इंसान इस दुनिया में हमेशा जिंदा रहने के लिए आते हैं। मिजाह के बेताज बादशाह बरजस्ता जुमलों से हाजरीन के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेर कर उन्हें कुछ देर को जिंदगी के दुखों से आजाद करने वाले ना सिर्फ पाकिस्तान बल्कि बैरून मुमालिक में भी माहौल की संजीदगी को अपनी जरीफाना गुफ्तगू से मिजाह में बदल कर सुनने वालों को हंसी से लोट पोट कर देने वाले अजीम कॉमेडियन उमर शरीफ अपने मद्दाहों की आंखें नम कर गए। यह कहना गलत ना होगा कि उमर शरीफ जाते जाते एक अहद तमाम कर गए, एक ऐसा अहद जिसने तकलीद के बजाय मिजाह की नई जहद की बुनियाद रखी, जो सिर्फ 14 साल की उम्र में पहले स्टेज ड्रामे से ही ऐसा मकबूल हुआ कि फिर आने वाले कई साल मिजाह उमर शरीफ और उमर शरीफ मिजाह का इस्तिआरा बन गए। एक ऐसा अहद जो थिएटर में कभी बहरूपिया तो कभी बुढ़ा घर पे है, कभी बकरा किस्तों पर तो कभी यस सर ईद नो सर ईद बनकर हमारी ईदों को यादगार बना गया। मिस्टर 420, मिस्टर चार्ली, कुंदन समेत दीगर फिल्में हो या 400 से जायद किरदार, अहद उमर शरीफ तमगा इम्तियाज, 10 निगार अवार्ड्स, नेशनल अवार्ड, द गॉड ऑफ एशियन कॉमेडी के लकब समेत दुनिया में लातादाद मद्दाहों के साथ इख्तिताम पजीर हो गया। अपनी जिंदगी के दुख भुलाकर हमारे चेहरों को मुस्कुराहटें अता करने वाला मोहम्मद उमर शरीफ अपने खालिक हकीकी से जा मिला। मुझे दुबई एयरलाइन में एमिरेट्स का अनाउंसमेंट सबसे प्यारा लगता है। हमारी औरतें तो फौरन दुपट्टा ले लेती हैं उसमें, और हमारे लोग जेब से निकाल के टोपियां पहन लेते हैं, क्योंकि अरब की लैंग्वेज का मसला है। हम जब फर्स्ट टाइम वहाँ गए थे 79 में, तो एक जगह अरबी लिखी थी तो मैं चूमनी शुरू कर दी, तो किसी ने मुझे समझाया कि भाईजान ये बाथरूम है। मैं कहा अच्छा माफ़ कर। लेकिन मुझे एमिरेट्स अच्छी लगती है, बेहतरीन एयरलाइन, अनाउंसमेंट बड़ा प्यारा है। بعد الصباح فاللي قال لي تقبل وقعت ماما ولا ما يخش عمتيتها وانا قايله بتقبل بالبابا زو الاشياء ضروري ما بيتقل ممنونه طول الغال الشرعي حركات الممنونه ما يتقل لي اي السزاع موت سعودي عربيه موسيقى بلا باتشن اير هوستيسا وسمع قال كوڑا سزا بعد نماز الجمعه। अब बांग्लादेश एयरलाइन, बांग्लादेश वालों के चेहरे पे हमेशा गुर्बत और परेशानी, चाहे खुशहाली हो चाहे कुछ ना हो। हमारे यहाँ मैच खेलना ही हॉकी का टीम, अल्लाह माफ़ करे, 17 गोल हो गए, बंगाली कैप्टन रोने लगा, बोला बूथ गुल हो गया है, 17 गुल बूथ हो गया है, इतना गोल कर दिया है। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम बात करेंगे अजीम कॉमेडियन उमर शरीफ की यादों के हवाले से, उन्हें ताज़ा करने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ मौजूद हैं बॉलीवुड अदाकार जॉनी लीवर, जबकि हमें ज्वाइन किया है सेनेटर फैसल जावेद साहब ने, और अदाकार खालिद अनम भी हमारे साथ मौजूद हैं। आप तीनों मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया। जॉनी लीवर, सबसे पहले आपसे गुफ्तगू का आगाज़ करना चाहेंगे। आपका, हम सब का गॉड ऑफ एशियन कॉमेडी हमें छोड़कर चला गया है, क्या यादें हैं आपके पास उनकी ताज़ा करने को? जी, यादें तो हैं। 1990 में बॉम्बे आए थे, मेरी उनसे मुलाकात हुई थी। उसके बाद फिर फ़ोन पे कई बार हम लोग बातचीत की है, और अभी 2 साल पहले, एग्जैक्टली 2 साल पहले हम लोग साथ में शो करने वाले थे यूएस में, जॉनी ली और उमर शरीफ नाइट, लेकिन उनकी तबीयत की वजह से हम लोग वो शो नहीं कर पाए। फिर ये भी, मगर हमारी बातचीत होती रहती थी। 3-4 महीने पहले भी मेरी बात हुई थी, ऐसे हाल चाल पूछा मैंने 5-4 महीने पहले। हाँ जी, तो भाई आपने बहुत अच्छा आर्टिस्ट खोया है, बहुत अच्छा, बहुत बढ़िया आर्टिस्ट थे, क्या कहने, सब जानते हैं क्या है। लेकिन एज एन आर्टिस्ट मैं उनकी तारीफ ज़रूर करूँगा, क्योंकि उनके अंदर जो खूबियाँ खुदा ने डाली थी, जो शायद हम में नहीं, जो वो कर सकते थे वो हम नहीं कर सकते, बिल्कुल नहीं, क्योंकि उनका एक अलग स्टाइल था। वो उनका बोलने का अंदाज, क्या बोलने वाले, इतने एडवांस थे वो, और ऐसी बात बोल जाते थे सामने वाला सोच भी नहीं सकते थे, ऐसी बात बोलते थे, उसमें माहिर थे वो, ये उनकी खूबी थी। तो ये सब चीज़ें याद आती हैं, और ऐसे आर्टिस्ट लोग कहाँ, बहुत कम होते हैं भाई, बहुत कम। बिल्कुल बिल्कुल, उनका अपना स्टाइल था, बिल्कुल अलग स्टाइल, और उन्होंने करके बताया, बहुत बढ़िया किया उन्होंने। क्या क्या नहीं किया उन्होंने, बहुत फिल्में बनाई उन्होंने, और खुद के अपने शोज किए उन्होंने। बहुत ही फास्ट थे, बहुत ही आगे थे वो।
अपनी उम्र से 25 साल आगे थे वो बहुत एडवांस थे। ऐसे लोग बहुत कम होते हैं। मालिक उनकी रूह को सुकून दे भाई, बहुत ग्रेट आर्टिस्ट है। हम सबको जितने चाहने वाले हैं बहुत दुख पहुंचा है, और हमारे इंडस्ट्री के लोग भी हमेशा याद करते थे। हमारे, मुझे याद है कादर खान साहब बोलते थे, यार ये क्या बोलता है यार, कमाल करता है यार, ये आदमी कहाँ से लाता है, कैसे बोलता है, ऐसी बात करते थे। ये बहुत बड़ी बात है सर, मामूली बात थोड़ी ये है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा, जॉनी लीवर साहब हमारे साथ रहिएगा। फैसल जावेद साहब, हमेशा से आप भी आर्टिस्ट के कदरदान रहे हैं, और उमर शरीफ तो ज़ाहिर है एक मुनफरिद नाम है, उनके साथ आपका इंटरेक्शन भी रहा है। क्या कहेंगे आप इस अफसोसनाक खबर पर? जी हाँ, ढेरों दुआएं उमर भाई को अल्लाह ताला जन्नत में जगह अता फरमाए, और उनके लाखों चाहने वालों को और उनके ख़ानदान वालों को सब्र जमील अता फरमाए। मेरी पहली मुलाकात हुई थी 2003 में उमर शरीफ भाई से, और उसके बाद अभी पिछले कोई 3-4 साल पहले, ग़ालिबन 5 साल पहले 2016 में मेरी एक तवील उनसे मुलाकात हुई थी। बहुत ही ज़बरदस्त इंसान थे, कमाल आदमी थे। और उनके जो, हम जब छोटे थे VHS टेप पे 5 रुपए किराया देकर हम वो टेप खरीदते थे, किराए पे लेते थे, और इनके स्टेज ड्रामे देखते थे। तो आओ सच बोले मुझे आज भी याद है, और हर एक थिएटर प्ले में वो एक मैसेज जरूर देते थे। पाकिस्तानियत बहुत नजर आती थी, जज्बा हुब्बुल वतनी बेदार करने वाले मैसेजेस। उमर शरीफ एक वर्सटाइल आदमी थे, कॉमेडी के साथ साथ संजीदा बात भी बहुत ही जबरदस्त मैसेज कन्वे करते थे। फिल्म भी किया, टेलीविजन भी किया, थिएटर तो किया ही किया, और साथ में जो कंपेयरिंग उन्होंने की है, मोइन अख्तर के बाद उमर शरीफ ही पाकिस्तान में एक हमारा असासा रह गए थे। और मोइन अख्तर के बाद उमर शरीफ की जो स्टेज की और कंपेयरिंग की परफॉर्मेंस है, उससे पूरी दुनिया में बहुत पजराई मिली है। बिल्कुल ऐसे ही। अच्छा, अमेरिका में और बॉलीवुड के अंदर उनके बहुत फैंस हैं, बहुत मद्दाह हैं उनके। लेकिन वो भी जॉनी लीवर ने भी जिक्र किया है कि बड़ी बॉलीवुड के भी बड़े नाम ऐसे हैं जो उन्हें याद करते हैं। फैसल भाई, आपकी तरफ दोबारा हम आएंगे, उनकी मजीद यादों को भी ताज़ा करेंगे। खालिद अनम साहब भी हमारे साथ मौजूद हैं। खालिद साहब, जब हम उमर शरीफ साहब के मज़ाह पर, उनके बरजस्ता जुमलों पर हंसते थे, मुस्कुराते थे, तो कभी सोचा नहीं था कि उनके जाने पर यूं आंखें नम भी होंगी और ये मौका भी आएगा। क्या कहेंगे उनके बारे में आप? देखिए कैसा अजीब फनकार है कि दिल मखमूम है, आंखें नम हैं, लेकिन चेहरे पे मुस्कुराहट है। आपने अभी प्रोग्राम के इब्तिदा में उनके क्लिप्स चला दिए, और ऐसे लाखों क्लिप्स हैं हमारे जहन में जो मौजूद हैं, उनके जुमले, उनके फिक्रे। और मैं तो यही समझता हूँ कि उमर यही चाहेंगे कि उनको ऐसे ही याद रखा जाए। मेरी उनसे मुलाकात 80 की दहाई में हुई थी। हम यूनिवर्सिटी में थे और स्टेज शोज होते थे, हम शौकिया स्टेज पे गाना गाते थे, उमर भाई वहाँ पे कंपेयरिंग करते थे। तो वो सफ़र सारा उनके टेलीविज़न और थिएटर में आने से पहले का, और फिर जब बकरा किस्तों पर आई और उसने जो धूम मचाई, ठीक है, वो तो एक ना भूलने वाला सरमाया, एक जिंदा जावेद काम करके चले गए। उमर शरीफ जैसे लोग तो मरते नहीं हैं, और उनको मरों में शुमार ना करें। बिल्कुल, बेशक उन्होंने जो इंसानों की खिदमत की है, उन्होंने रोते हुओं को हंसाया है, उन्होंने टूटे दिलों को जोड़ा है, उन्होंने, और वाकई फैसल जावेद साहब सही कह रहे हैं कि उन्होंने, उनमें इस कदर पाकिस्तानियत थी कि हमें खुद कभी अपने आप से शर्म आ जाती थी कि यार ये शख्स किस कदर मुहिब्बे वतन है, कि और वर्बल है कि किसी भी स्टेज पे चला जाए वो पाकिस्तान करना नहीं छोड़ता था, और वो ऐसा शख्स था। तो ऐसे शख्स तो भाई क्या हम खुशकिस्मत हैं कि वो पाकिस्तान के नसीब में आए। अल्लाह कहीं और भी भेज सकता था उनको, पाकिस्तान के नसीब में आए, कराची के नसीब में आए, लालूखेत के नसीब में आए। टुडे आई एम फीलिंग वेरी प्राउड टू बी ए पाकिस्तानी, very proud to be a Karachiite, very proud to be from the city where Umar। बिल्कुल सही। खालिद अनम साहब, आपकी तरफ दोबारा भी आएंगे। जॉनी लीवर, ज़ाहिर है आप खुद भी चूंकि कॉमेडी में बेहतरीन काम कर रहे हैं, आप बेहतरीन तौर पर समझते हैं कि इंसानों को हंसाना एक मुश्किल काम है बनिस्बत किसी को रुलाने के। उमर शरीफ साहब के साथ भी आपने काम किया हुआ है, किस कदर आसानी से वो ये मुश्किल काम सर अंजाम देते थे? मुझसे पूछ रहे हैं आप? जी 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 जॉनी लीवर। हाँ, नहीं,
मैंने उमर भाई के साथ कभी काम नहीं किया, मैंने कभी स्टेज पे नहीं किया। हम लोग करने वाले थे, मैंने कहा ना, अमेरिका में शोज होने वाले थे 2 साल पहले, वो हो नहीं सका। बाकी बाकी मेरी फोन पे बातचीत होती रहती थी। मैं उनके काम को देखता था। मैंने साथ में काम करने का मौका मुझे कभी नहीं मिला, लेकिन वाकई भी जावेद भाई ने बहुत अच्छी बात कही, कमाल की बात कही उनके लिए कि वेरी गुड, बहुत अच्छी बात हुई भाई। ये वाकई ऐसे लोग नहीं, नहीं, बहुत कमाल कमाल के आर्टिस्ट है, क्या बात है। मैं गॉड ब्लेस हिम यार, कुछ नहीं कह सकता उनके बारे में। बस बहुत ऊंचे थे वो, उनका सेंस ऑफ ह्यूमर ऊंचा था, अलग ही सोचते थे, ऊंची बात करते। उनको पता होता सामने वाला क्या बोलने वाले, बोलेगा तो ये बोलेगा, इससे ज्यादा क्या बोलेगा, इससे ज्यादा इसके पास है ही नहीं बोलने के लिए। इतने इतने यहाँ तक घुसते थे वो। ये आप रूह अफ़ज़ा पीते ना, रूह अफ़ज़ा, ये रूह कब्जा करते थे, ये रूह कब्जा है, बिल्कुल, समझे कि नहीं। तो बहुत ही आगे थे। बस हम लोग तो कभी कभी मैं सोचता था कि यार क्या बात है, क्या बात है, कैसे खुदा है इनको अलग से नवाजा है, बहुत बड़ी बात। ठीक है जॉन लीवर साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ आप मौजूद थे। फैसल भाई, आप भी जिक्र कर रहे थे अपनी गुफ्तगू में कि कंपेयरिंग में मोइन अख्तर साहब के बाद उमर शरीफ साहब ने एक नया ही एक ट्रेंड मुतारिफ कराया, और डेफिनेटली आप भी उनके साथ इंटरेक्शन बहुत ज़्यादा रहा है। आप भी चूंकि कंपेयरिंग करते रहे, आपने क्या सीखा उमर शरीफ से, उनके इस मिजाज से और उनके स्टाइल ऑफ कंपेयरिंग से? बहुत अच्छी कंपेयरिंग करते थे और हमारे उस्तादों में है। मैंने जब कंपेयरिंग शुरू की, और मैं आपको ये भी बताऊं कि मैं कॉलेज में जब था तो उमर शरीफ साहब का एक थिएटर प्ले था जिसको मैंने रीडू किया था, और मैं उसमें उमर शरीफ शबराती का किरदार था, वो मुझे मिला और मैंने शबराती का रोल अदा किया, और सच बोलें थिएटर का। और उमर भाई से फिर बाद में जाकर जब मौका मिला मुलाकात का, तो सीखने को अदरवाइज भी उनको देख देख के कंपेयरिंग बहुत सीखी कि ऑडियंस को किस तरह से हर वक्त इंटैक्ट रखना है। ये आसान बात नहीं होती है, ये बहुत मुश्किल काम होता है कि आप भरे मजमे में लोगों को इंटैक्ट रखें, उन्हें बोर ना होने दें और उनको ये फील ना होने दें कि आप एक्स्ट्रा बात कर रहे हैं। जब आप एक्स्ट्रा बात करते, तो उमर शरीफ के अंदर ये कमाल की सलाहियत थी, एक तो वो टू द पॉइंट थे, और अगर हंसा नहीं भी रहे, संजीदा बात भी कर रहे हैं, तब भी ऑडियंस को जोड़ के रखते थे। ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं फैसल भाई। हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है अदाकारा बाबरा शरीफ साहिबा ने, बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमें वक्त देने के लिए। बतौर एक कुलीग और ऑब्वियसली एक बहुत बड़े आर्टिस्ट उमर शरीफ अब हमें नहीं रहे, किस तरह से याद करेंगी आप उन्हें, और कोई हसीन यादें उनकी जो आप हमारे साथ और नाज़रीन के साथ शेयर करना चाहें? जी, एक तो ये कि वो हम में नहीं रहे, इससे बड़े अफसोस की बात तो हो ही नहीं सकती। और वो मेरा एंड तक उनके साथ रब्ता था, उनकी फैमिली से। मैं जब वो बाहर भी गए उससे पहले तक मैं बात करती रही, और उनकी सलाहियतों के बारे में तो पूरे लोगों ने जो जो भी कहा, उससे बढ़ के क्या हो सकता है, उन जैसा आर्टिस्ट ना कभी आएगा ना कभी होगा। और सबसे बड़ी बात ये कि वो इतने अच्छे इंसान थे, जितने अच्छे वो आर्टिस्ट थे हर फील्ड के अंदर, उससे भी अच्छे वो इंसान थे। और वो लोगों की इतनी मदद करते थे, उन्होंने इतने आर्टिस्ट दिए हैं। हम जब कभी उनके प्रोग्राम्स देखते थे, वो खुद से तो कभी ना अपनी तारीफ करवाना पसंद करते थे ना कुछ। अगर एक उनकी कभी तारीफ कर दी कि उमर आप हमारा फख्र हैं, तो वो मजाक में ले जाया करते थे और कहते थे अच्छा आप फख्र आलम की बात कर रही हैं। तो ऐसे लोग जो हमने देखे हैं, जो बड़े बड़े आर्टिस्ट जो दुनिया के भी हैं, वो कभी भी अपनी तारीफ नहीं करवाते हैं। तो उमर साहब भी ऐसे ही थे। उमर शरीफ जो मुझे खुश कर दिया करते थे जानबूझ के, ये कह के कि ये शरीफ नाम जो है ये मैंने आपकी वजह से लगाया है, क्योंकि मैं आपको बहुत आपके काम को पसंद करता हूँ। तो मैं कहती थी आप झूठ कह रहे हैं। तो वो हमेशा लोगों को इनकरेज करते थे, नए आने वालों को। उनके बारे में तो क्या ही कहिए, वो सभी मतलब उनके लिए अल्फाज नहीं।
अच्छा बाबर रशीद साहब, आप जिक्र कर रही थी कि उनकी उम्र के आखिरी हिस्से तक भी आपका उनसे रब्ता रहा है। हम ये चाहेंगे कि आखिरी जो उनके अयाम थे उस हवाले से भी आप बताइएगा कि किन ख्यालात का वो इजहार करते थे अपने करियर के हवाले से, और जो उनके हिस्से मज़ाह थी वो किस तरह से आपने उनको उनकी ज़िंदगी के आखिरी अयाम में देखा? देखिए, मेरी उनसे मैं लास्ट तक उनसे बात, उनकी मिसेज जो थी वो स्पीकर फोन पे मेरी उनसे बात कराती थी, चाहे जितना भी वो कम बोलते थे। तो मैं उनसे कहती थी, उमर आपको कुछ नहीं होगा, आप कभी बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। उनको बीमारियों से और किसी चीज़ से कोई डर नहीं था। वो कभी भी हर चीज़ को वो पॉजिटिव लेते थे। बहुत साल पहले उनका ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी, तो मैं इधर लाहौर में उनको मिलने गई हॉस्पिटल। तो मैं थोड़ी सी काफ़ी वो थोड़ी गम में थी, तो उन्होंने मेरे गम को भी हंसी में बदल दिया। और मैं कमरे में एंटर हुई, उन्होंने मजाक ही शुरू कर दिया। और वो कभी भी मतलब उनको हमने कभी ना गुस्से में देखा ना गम में देखा। सिर्फ ये ज़रूर था कि जब उनकी बेटी 1 साल के अंदर वो यंग बच्ची जो अल्लाह को प्यारी हो गई, तो उसके बाद मुझे ऐसा पर्सनली फील होता है, बल्कि उनके घर वालों को भी, कि वो फिर संभल नहीं सके। मतलब वो उनको इतना शदीद दुख था जिसका वो कभी इजहार भी नहीं करते थे। वो अपनी, जब हम उनकी तरफ गए बेटी के लिए, तो वो उसमें भी बेटी की बातें नहीं करते थे। मतलब वो अंदर लेते थे, लेकिन किसी को भी महसूस कभी नहीं होने दिया उन्होंने अपने दुख को, अपनी तकलीफ को। मैंने उनको कभी डांटते नहीं देखा, कभी गुस्से में नहीं देखा, कभी नहीं। बिल्कुल ठीक है, नहीं होंगे। बिल्कुल ठीक है। बाबर रशीद साहब, बहुत बहुत खूबसूरत यादें और बातें आपने उमर शरीफ साहब के हवाले से की हैं। खालिद अनम साहब, यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे थे कि उमर शरीफ साहब उन शख्सियात में हैं जिनके कारनामों की वजह से हमें भी अपने पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र होता है, और यकीनन आपको ने भी इजहार किया कि फ़ख्र है। इतने बड़े लेजेंड, इतने बड़े नाम, लेकिन आखिर में आकर अपने इलाज के लिए भी उन्हें अपील करनी पड़ी, हुकूमत से भी और मुक़्तदर हलकों से भी, ज़ाहिर है। इस पर आप क्या कहेंगे खालिद अनम साहब? नहीं, एक मैं जरा करेक्ट करूं, उन्होंने बिल्कुल अपील ये नहीं की कि मेरा इलाज कराएं। उन्होंने ना पैसे की अपील की ना कुछ की। बिल्कुल सिर्फ ये कहा था कि आप मेरे वीजा को फैसिलिटेट करें। और देखें, एक अच्छा आर्टिस्ट, एक सच्चा इंसान, सच्चा आर्टिस्ट वो होता है कि उनके इलाज की जब बारी आई तब भी उन्होंने तमाम इख्तिलाफात खत्म किए। बिल्कुल मैं बहुत ममनून पर्सनली हूँ हुकूमत वक्त का, हमारी प्राइम मिनिस्टर साहब का, प्रेसिडेंट साहब का। मेरी खुद उनसे, प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी और उन्हें फौरी तौर पे इस पर रद्द-ए-अमल दिखाया और किया सिंध गवर्नमेंट ने कि देखें वो आर्टिस्ट कितना बड़ा आर्टिस्ट है, वो इंसान कितना बड़ा इंसान है। ये शुक्र है कि हमारे पाकिस्तानियों ने, सियासी पार्टियों ने उमर शरीफ के नाम पे सियासत नहीं की। तो ये इसमें उमर शरीफ की बड़ाई है कि वो पर्सनैलिटी ऐसे थे। हुकूमत वक्त की बड़ाई है कि उन्होंने इस मौके की नज़ाकत को समझा और इस टास्क को लिया, फौरी तौर पे अमल करवाया। तो ये उन्होंने, प्लीज ये जो गलत फहमी आ जाती है ना, हम सोचते नहीं है बोलने से पहले कि उन्होंने अपील कर दी और वो, बिल्कुल नहीं। जरीन से मेरी दिन रात बात होती है, अभी भी जब जर्मनी में भी गए तब भी बात हुई, अभी आज सुबह भी बात हुई। वो यही कहती कि हमें, जो मैंने लास्ट मेरी प्रेसिडेंट साहब से बात हुई थी, वो उनके जाने से पहले वो मैंने उनको बावर कराया था और वो बहुत उन्होंने रजा और रग़बत से ये काम उन्होंने करवाया आरघरवी साहब ने। तो पैसे की कोई तंगी नहीं थी। बिल्कुल हाँ, ये प्रोसीजरल एक वो था जिसको हुकूमत वक्त ने फौरी तौर पे एक्सपेडाइट करवाया। ये तो उस शख्स के हर अजीज होने की, और चाहे मैं कहता हूं कि हुकूमत तो होती वही है कि पाकिस्तानी जहां भी होगा, चाहे किसी भी लेवल का होगा, वो वहां खड़े होते हैं और वो उन्होंने किया। उमर शरीफ जैसा आदमी, तो आप देखिए कि वाकई मैं ऐसे शख्स से मिलना चाहूंगा कहीं दुनिया में जो ये मुझे कहे कि भाई मैं नहीं हंसा उमर शरीफ के होते हुए, या मैं दुखी रहा उमर शरीफ की मौजूदगी में। ऐसा कोई शख्स मिलेगा नहीं आपको शायद। वो भाप जाते थे, वो आपके अंदर का इंसान देख लेते थे और उसके मुताबिक बात करते थे। अब से बाबरा साहिबा ने कहा कि वाकई हम उनकी बेटी के लिए अफसोस करने गए हैं, तो वो बात कोई और कर रहे हैं।
वो उस पर बात ही नहीं करे। अच्छा हाँ यार आओ खाना खाएंगे, ये करेंगे वो करेंगे। इनकी अस्पताल में एडमिट होने से पहले मेरी बात हुई, तब भी कहा यार खालिद तुम आते नहीं हो, पिछले खाने पे भी नहीं आए। तो मेरा मकसद है कि वो शख्स दूसरों के गम समेटने वाला शख्स, बिल्कुल दुरुस्त, और बिल्कुल दुरुस्त। वो आर्टिस्ट भी होता है, और उनमें बहुत बहुत शराफत, नजाफत, और आप जो कह लें कि इंसानी, अच्छे इंसान की खूबी जो होती है वो मुझे ठीक है। मौजूद है। और मैं ये इसको मैं बिल्कुल नहीं कहता कि वो हम में नहीं है, वो हम में हैं, वो हम में रहेंगे। यकीनन यकीनन आप बिल्कुल दुरुस्त कह रहे हैं खालिद अहमद साहब। हमारे साथ ही रहेगा, हमें यहाँ पर ज्वाइन किया है कॉमेडियन शकील सिद्दीकी साहब ने। बहुत बहुत शुक्रिया शकील सिद्दीकी साहब हमें वक्त देने के लिए। आपके पास तो बहुत ज़्यादा ज़ाहिर है यादें भी हैं, बातें भी हैं उमर शरीफ साहब के हवाले से करने को, क्या कहेंगे आप? बस ये सुबह उठते ही पहली खबर जो मिली है वो बहुत दुखद खबर थी कि उमर भाई हमें नहीं रहे। बिल्कुल ठीक कहा इन्होंने कि उमर भाई हमें रहेंगे। वैसे तो चलो उनका खाकी गया है, लेकिन उनका काम जो उन्होंने हमें सिखाया, वो हम जितना भी हमें आज सिखाया उन्होंने, जितना भी हमने सीखा उनसे, जो उन्हीं का दिया हुआ है अल्लाह के बाद, तो वो चलता रहेगा। ये काम हमारे जरिए चलता रहेगा, उनके शागिर्दों के जरिए चलता रहेगा। उमर शरीफ जो है वो, उमर भाई जो है वो एक सदी का नाम है। मैं उनके लिए एक लाइन कहता हूँ हमेशा कि लोग लिखा हुआ बोलते हैं, लेकिन उमर भाई बोलते थे तो लोग लिख लेते थे। वो ऐसे फनकार थे, उनको पता होता था मुझे कब क्या करना है क्या नहीं करना है। वो तो ना आमद, वो उन पे बारिश होती थी आमद की। वो ऐसे फनकार हैं कि अल्लाह ताला ने शायद एक ही पैदा किया है, और उनकी, मेरे ख्याल में उनकी खला तो कोई पूरी नहीं कर सकता। यकीनन। अच्छा शकील सिद्दीकी साहब, कोई ऐसी याद जो आप हमारे साथ शेयर करना चाहें उमर शरीफ साहब की? क्योंकि उनके जुमले तो ज़ाहिर आपने बताया कि वो अदा करते थे और लोग लिखते थे और फिर ज़ाहिर सीखते थे। आपने सीखा क्या उनसे, और कोई ऐसी बात जो आपको याद है, कोई वाकया जो आप शेयर करना चाहें? नहीं, मैं तो ज़ाहिर है मेरी कमर्शियल ड्रामा में शुरुआत भी उमर भाई और मोइन भाई के साथ थी। तो मोइन भाई के साथ भी 25 साल काम किया, उमर भाई के साथ 30 साल से काम कर रहे हैं। उनसे ही सीखा है, जितना भी सीखा उनसे ही सीखा है, उनके साथ रह के सीखा है, उनको देख के सीखा है। तो उनकी तो यादें बहुत सारी हैं, 30 साल की यादें हैं, और ज़ाहिर वो मीज़ा से भरपूर हैं। वो एक अंदर उनके बच्चे शरारती थे, जब मूड में होते थे ना तो फिर वो सुबह कर देते थे। हम जब जाते थे घर पे तो वो बोलते थे बस सुबह ही जाना तुम लोग, और वो बस उनको शौक था कि बस उनके बच्चे, उनके शागिर्द, उनके लोग जो है ना, इर्द गिर्द के लोग उनके साथ रहे हमेशा। बस उनको बीमारी ने हमसे अलग कर दिया था, बीमारी की वजह से बिल्कुल वो अलग हो गए थे। और मुझे कभी कभी लगता है कि उमर भाई को जो है ना वो बेटी का गम खा गया। तो बेटी के बाद जो है ना, जब बेटी की बात हुई तो हम गए थे कराची से, हम 3-4 फनकार, सिर्फ सलीम आफदी, मेहर, रऊफ लाला, मकसूद, छोटे से कद के वो जी, बस हम 5 लोग गए थे। तो वो अमेरिका में था, वापस आए तो भी पहुंचे हुए थे, तो उनको चुप कराना मुश्किल होता था। बैठे रहते थे, फिर ऐसा लगता था भूल गए, फिर जब याद आते थे फिर रोने लगते थे। तो हमारे लिए तो बड़ा अजीब सा वो मसला हो रहा था वहाँ पे, भाभी के तरफ उमर भाई को। तो उनके साथ यादें तो हैं, लेकिन वो मिजाजी हैं सारी, मतलब उसमें अब दिल नहीं कर रहा कि आज कोई बिल्कुल अलग एक एंटरटेनर गया दुनिया से, अलग बात तो ये नहीं चाहिए, लेकिन माहौल ऐसा नहीं है कि हम उनकी कोई ऐसी बातें बताएं। बातें तो बहुत हैं। बिल्कुल ठीक है। उनकी एक बात बड़ी अच्छी थी कि वो सिपाही थे कि 2 घंटे में ड्रामा तैयार करके स्टेज पे खड़े हो जाते थे। बिल्कुल ठीक। शकील साहब हमारे साथ ही रहेगा। फैसल भाई, ज़ाहिर है आप अपनी गुफ्तगू में जिक्र कर रहे थे, बहुत सारी यादें भी आप उनकी शेयर कर रहे थे। कोई ऐसी बात उनकी जो उन्होंने आपसे कही हो, जो आपके साथ आज भी हो, आज भी आप याद करते हो, और ज़ाहिर है आप चूंकि उनकी बातें हैं, उनकी यादें हैं जो हमेशा साथ रहेंगी, जो आप शेयर करें? जी हाँ, जैसे कि मैं, खालिद भाई भी बात कर रहे थे कि उमर शरीफ साहब के अंदर जो पाकिस्तानियत और जज्बा हुब्बुल वतनी थी, उसी सिलसिले में एक नशिस्त में उन्होंने अकाउंटेबिलिटी के हवाले से बात की थी, और अकाउंटेबिलिटी अक्रॉस द बोर्ड। तो वो मुझे याद है कि उनके अंदर का जो पैशन था पाकिस्तान के लिए, और जो अंदर की एक सोच कह लें उसको, एक जज्बा कह लें, उसकी अक्कासी उनकी हर जगह ही, चाहे वो थिएटर प्ले है
उसके अंदर भी नजर आएगा, चाहे वो कहीं कंपेयरिंग कर रहे हैं किसी प्रोग्राम की, वहां पे भी नजर आएगा। और टेलीविजन, देखिए उमर शरीफ साहब हमारी फैमिली का एक हिस्सा भी थे, बिल्कुल। और कई घरों की फैमिली खानदान का हिस्सा थे। ऐसा फील हो रहा है आज कि अब फैमिली मेंबर कोई चला गया, क्योंकि हम जब छोटे इनको देखते देखते बड़े हुए हैं टेलीविजन के ऊपर, एक साथ था, एक ऐसा साथ था कि बहुत अरसे तक अगर टेलीविजन पर उमर शरीफ साहब ना आए तो हम मिस करते थे कि उमर भाई कहाँ चले गए, उनका कोई ड्रामा नहीं आ रहा, कोई प्रोग्राम नहीं आ रहा। और फिर ईद पे मुझे याद है पीटीवी पर ईद पे ये सब खालिद अनम, उमर शरीफ साहब, बाकी लोग ईद पे स्पेशल प्रोग्राम्स करते थे, और ज्यादातर की मेजबानी खालिद भाई करते थे। जी जी। उमर शरीफ साहब मेहमान के तौर पे आते थे, तो हम जरूर उमर शरीफ साहब का इंतजार करते थे ईद वाले दिन। ये आजकल लोगों को नहीं पता होगा, क्योंकि उस वक्त टेलीविजन सिर्फ पीटीवी था, और पीटीवी पे जो भी ड्रामे आते थे या प्रोग्राम्स आते थे तो वो घर घर फैमिली का हिस्सा बन गया। बेशक। बिल्कुल। फैसल भाई, आपसे अभी हम दोबारा भी राब्ता करेंगे। आपकी आवाज़ हमें अभी नहीं आ रही, आपकी गुफ्तगू बड़ी दिलचस्प गुफ्तगू है जो आप कर रहे थे। जावेद शेख साहब, अदाकार सीनियर, हमारे साथ मौजूद हैं। बहुत बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब हमें वक्त देने के लिए। जावेद शेख साहब, उमर शरीफ हमें नहीं रहे, बहुत बड़ा सदमा है यकीनन, और आप सब तो ज़ाहिर है उनके साथ भी रहे, यादें भी बहुत सारी हैं, क्या कहेंगे आप सर? यार बस सुबह से दिल बोझल बोझल था जब से ये न्यूज़ सुनी है कि उमर शरीफ साहब अब हम में नहीं रहे। बहुत बड़ा लॉस है, और ये लॉस जो है ये कभी पूरा हो नहीं सकता किसी भी सूरत में। एक बेताज बादशाह कॉमेडी का अब हम में नहीं है, और ये शायद आने वाले सालों में भी, सदी में मेरा ख्याल है कि उमर शरीफ जैसा फनकार पैदा नहीं हो सकता, और जिसके मद्दाह जो हैं वो पाकिस्तान में भी है और हिंदुस्तान में भी है। और बहुत से जो नए कॉमेडियन हैं हमारे पाकिस्तान के उधर के, वो इनको देख के वो काम करते हैं, सीखते हैं, एतराफ़ भी करते हैं। तो उमर शरीफ तो बहुत बड़ा लॉस है पाकिस्तान के लिए, और बस हमारी दुआ है कि अल्लाह ताला इनकी फैमिली को सब्र जमील अता करे, और उमर शरीफ साहब को अल्लाह मियां जन्नतुल फिरदौस में जगह दे। आमीन। अच्छा जावेद शेख साहब, अभी खालिद अनम साहब भी हमारे साथ ही मौजूद थे। उन्होंने बड़ी खूबसूरत बात की कि उमर शरीफ साहब वो शख्सियत हैं जिनके इंतकाल के बाद भी जब हम उन्हें याद करते हैं अब तो ज़ाहिर है हमारे चेहरों पर मुस्कुराहट है, क्योंकि उनकी ज़िंदगी में अब लोगों के चेहरों पर मुस्कुराहटें बिखेरने के अलावा कोई और काम नहीं था। और एक शख्स के ज़ाहिर बुलंद दर्जात के इससे बड़ा सबूत क्या हो सकता है? कोई ऐसी बात, कोई ऐसा जुमला उनका, कोई ऐसा मजाक जो आप आज भी याद करते हैं और हमारे साथ शेयर करना चाहें जावेद शेख साहब? नहीं भाई, वो तो मैं देखे वो मौका ऐसा नहीं है, मगर वो ऑब्वियसली उनका काम हंसाना था। और एक वाकया था, बस वो अब पता नहीं मैं इसमें वो बयान करूँ ना। बहुत अच्छा, मेरा एक ड्रामा था थिएटर का, वो शादी हो तो ऐसी, जी जी, शादी मगर आधी, अच्छा सॉरी, शादी हो तो ऐसी। तो वो मैं, उमर शरीफ, बैरोज सब्जवारी, इस्माइल तारा, रज़ाक राजू, ये हम सारे हैदराबाद, हम लोग हैदराबाद में थे। तो वो वहां पर एक बंदे ने तंग किया हुआ था मुसलसल, कोई जितने दिन हम थे ना, और वो तंग किया हुआ था और कह रहा कि भाई मुझे चांस दो, मुझे चांस दो, मुझे चांस दो। तो उमर शरीफ ने कहा कि अच्छा भाई तुम्हें चांस देते, तुम्हें क्या आता है? बोला मैं एक्टिंग कर सकता हूँ। तो उसको कमरे में बुला लिया। अब मैं, इस्माइल तारा, बैरोज सब्जवारी, हम सब कमरे में थे। तो वो उसको बुलाया, भाई हाँ भाई तुम क्या करोगे? बोला मैं, आप जो कैरेक्टर देंगे मैं करूँगा। उन्होंने कहा अच्छा जी, मैं बाप हूँ और तुम मेरे बेटे हो, और तुम घर में आए हो और तुमने कोई नशा आवर चीज ली हुई, ठीक है? बोला ठीक है जी। अब वो जुमता जुमाता अंदर आया और उसने कहा कि कौन मेरा बाप फलाना, उसने कहा तुमने नशा कुछ किया हुआ है? कौन ये फलाना फलाना, उसने उल्टी सीधे बातें की।
और उमर शरीफ ने 2-3 उसको लगाई। बोला शर्म नहीं आती तुम्हें, बाप के सामने ये बदतमीजी करता, मार मार के उसको बुरा कर दिया। और वो उसके बाद वो कह रहा कि भाई बात ये है कि मैं तुमसे मजाक कर रहा था, उसको गले लगाया। और हम हंस के जो है ना वो लोटपोट हो गए थे उस दिन इस वाक़े से, और उसको फिर गले लगाया और फिर उसको एक छोटा सा कैरेक्टर भी उसको दिया और उसको सपोर्ट किया उमर शरीफ ने कि ये तुमने जुमले बोलने हैं स्टेज पे आके और ये तुमको लाफ्टर मिलेगा और यहाँ क्लैप मिलेगी। ऐसा ही हुआ। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया जावेद शेख साहब, हमारे साथ आप मौजूद थे और बड़ी खूबसूरत यादें और बातें उमर शरीफ के हवाले से आप शेयर कर रहे थे। सेनेटर फैसल जावेद साहब हमारे साथ मौजूद थे, खालिद अनम साहब, बाबरा शरीफ साहिबा, शकील सिद्दीकी साहब और जॉनी लीवर हमारे साथ मौजूद थे। आप तमाम अहबाब का बहुत बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, यहाँ पर वक्त हुआ एक ब्रेक का, ब्रेक के बाद वापस आएंगे और कुछ दीगर मामलात हैं जिन पर हम बात करेंगे। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। तुर्क टेलीविजन को दिए गए इंटरव्यू में वज़ीर आज़म पाकिस्तान इमरान खान की जानिब से कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के कुछ गिरोहों के साथ बातचीत और हथियार डालने की शर्त पर उन्हें माफ करने की ऑप्शन पर गौर करने के बयान ने मुल्की सियासी और समाजी हलकों में एक नई बहस को जन्म दे दिया है। कलअदम तहरीक तालिबान पाकिस्तान के वो कौन से धड़े हैं जो हथियार डालना चाहते हैं, उनके पुरअमन रहने की जमानत क्या है और क्या हुकूमत ऑपोजिशन और अवाम को एतमाद में लिए बगैर खुद से ही ये हम फैसला कर सकती है। ये वो हम सवालात हैं जो गुज़श्ता रोज से हर बहस का मरकज बने हुए हैं। इसके साथ साथ वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने इतराफ़ किया है कि अमेरिका के साथ पाकिस्तान की फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने के मामले पर बातचीत हो रही है। ताहम इस हवाले से कोई भी हतमी फैसला काबीना की जानिब से किया जाएगा। क्या फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने पर अमेरिका से बातचीत हुकूमत पाकिस्तान के अड्डे देने पर एब्सोल्युटली नॉट के दो टोक मौक़िफ़ में किसी किस्म की लचक का इंदिया देता है? ये एक सवाल है। ब्रेक के बाद प्रोग्राम के इस सेगमेंट में जिन दो अहम सवालों पर अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे, सबसे पहले उन सवालों पर नजर डाल लेते हैं। हमारे सवाल ये हैं कि मुज़ाकरात ही आगे बढ़ने का वाहिद रास्ता है, अमन के लिए बातचीत पर यकीन रखते हैं, नतीजे का इल्म नहीं। वज़ीर आज़म के इस बयान के बाद क्या तहरीक तालिबान पाकिस्तान से मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं? हमारा दूसरा सवाल जिस पर हम अपने मौजूद मेहमान से बात करेंगे वो ये है कि वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी ने अमरीकी हुक्काम की जानिब से फ़ज़ाई हदूद के मुतालबे की तस्दीक कर दी है। क्या पाकिस्तान अमरीका को एक बार फिर फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने की इजाज़त देगा? इन अहम मामलों पर बात करेंगे। हमारे साथ मौजूद है सीनियर तज़कियाकार इकराम सहगल साहब। सर, बहुत बहुत शुक्रिया हमें वक्त देने के लिए। सर, हम आपसे आज इस सारे इश्यूज़ पर जो सवाल करेंगे उनसे डेफिनेटली हम आपसे सीखना भी चाहेंगे। 2012 में भी तहरीक तालिबान पाकिस्तान कलअदम जमात की जानिब से मुज़ाकरात की पेशकश हुई थी, उनकी शराइत भी सामने आई थी, पॉलिटिकल पार्टीज़ भी मुतहर्रिक हुई, APCs भी हुई। उसके बाद अब दोबारा से हम ये मामलात देख रहे हैं। सर, क्या मुज़ाकरात ही वाहिद हल हैं एक अमन की फ़ज़ा कायम करने के लिए जो देर पा रहे? मैं समझता हूँ कि जी ये बिल्कुल ठीक कदम है, और ठीक कदम इसलिए है कि बड़े लोग जानते हैं कि जो तालिबान फोर्सेस फाइट कर रही थी वहाँ से बहुत परसेंटेज जो थे वो यहाँ से मदरसा से ट्रेन होके गए थे। ठीक है। और मदरसा से ट्रेन होके वहाँ गए थे। और दूसरा वो टोला था जो यहाँ से आर्मी ने उनको पसपा करके भाग करके वहाँ पना लिया था। और सब ये जाके वहाँ पर कुछ लोग तो इस्तेमाल भी हुए थे NDSI काबुल की जो रजीम थी अशरफ गनी की, और अमरुल्लाह साले जो उनका वाइस प्रेसिडेंट था उसने इंडिया के साथ मिलकर के पाकिस्तान के खिलाफ बातें की। नाउ देखिए, बात ये है कि ये लोग पाकिस्तान वापस आएंगे। ठीक है। और पाकिस्तान के अंदर सेल्स हैं। हमारे पास पॉलिटिकल विल नहीं था कि हम उनको सबको एलिमिनेट करें। तो इसलिए आप जब ये वापस आएंगे, मैं नहीं शक करता तालिबान के हायरार्की की कोई ऐसी फीलिंग है पाकिस्तान को कि पाकिस्तान को इस बात में सपोर्ट नहीं देंगे। लेकिन बहुत मुश्किल होता है कि ऐसे लोगों को जो अनासर होते हैं नीचे वाले, उनको आप कंट्रोल करें। तो आप एक्सपेक्ट करेंगे कि यहाँ पर फिर टेररिस्ट एक्टिविटी शुरू हो जाएगा और फिर चीज़ें होंगी। नाउ
रिकंसिलिएशन जो है ऑलवेज है कार्ड में, आप पूरी दुनिया में देख लें, कहीं पर भी आप देख लें, रिकंसिलिएशन इज पार्ट ऑफ द कार्ड्स। और आप साउथ अमेरिका में बड़ा इस्तेमाल हुआ गया, यूरोप में इस्तेमाल हुआ, जहाँ पर भी कोशिश ये हुई कि भाई जो आपके साथ लड़ते थे उनके साथ आप बैठें, मुज़ाकरात करें और उनको वापस मेन स्ट्रीम में लाएं, पॉलिटिकल मेन स्ट्रीम में लाएं और उनको आइसोलेट ना किया जाए। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा कदम है और मैं समझता हूँ बड़ा करेजियस कदम। देखिए इस बात में कोई शक नहीं कि आप जितना भी क्रिटिसिज्म पाकिस्तान पर करें, कहाँ भी करें, ये पाकिस्तान का फाइनेस्ट मोमेंट था फॉर मैनी ईयर्स। मैं थोड़े दिन पहले, आपको पता है कि मेरी प्राइवेट सिक्योरिटी कंपनी जो है काफ़ी डिप्लोमेटिक कोर को देती है, तो मैं डिप्लोमेट से मिलने गया, पिछली दफ़ा मिला, कम से कम 1 डज़न डिप्लोमेट्स ऑफ डिफरेंट कंट्रीज। एक बात पर वो बिल्कुल बोलते थे कि पाकिस्तान की जो फाइनेस्ट परफॉर्मेंस है वो इस वक्त है, क्योंकि इतना उन्होंने अच्छा वो किया है अपना रवैया अफगानिस्तान में, बोथ साइड सबको उन्होंने कामली एंड कूलली हैंडल किया है। नो, ये एक आदमी नहीं या 2 आदमी नहीं, और वो इनफैक्ट मैं नाम तो नहीं ले सकता, लेकिन 2-3 लोग ऐसे भी थे जिन्होंने बोला कि हमें थोड़ा शर्म आता है कि हमारी गवर्नमेंट कुछ और बोल रही है, बरक्स के जो यहाँ पर किया है। बोलते हैं सबसे बड़ी बात थी, सब लोग एक्सेसिबल थे, वो फौज का हो, ISI का हो, मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर का हो, फॉरेन ऑफिस का हो, इमिग्रेशन, आप अक्रॉस द बोर्ड, पुलिस का हो, across the board at every level they were accessible। और इतनी मदद की गई है, इतने लोग आए हैं, आपको तो क्वांटम ही नहीं पता कि कितने लोग अक्रॉस द बॉर्डर आके हम ट्रांजिट होके गए हैं यहाँ से। तो नेचुरली हमें ना अपना देखना, क्या हम चाहते हैं टर्मोइल अपने मुल्क में, हम क्या चाहते हैं कि ये चलता रहे कड़ी, या हम उन एलिमेंट्स को जो उनके हार्ड कोर हैं उनको कोशिश करें कि वापस मेन स्ट्रीम में लाने। मैं समझता हूँ कि ये बड़ा बहुत करेजियस स्टेप है। ऑब्वियसली जो क्रिटिसिज्म से करेंगे तो करते रहें, बिल्कुल ठीक है, ठीक नहीं है। मैं बहुत सी चीज़ें इस गवर्नमेंट के आउट ऑफ जो बोलते हैं कि हैं, इन्फ्लेशन है, महंगाई है, लॉ एंड बोलते जस्टिस के अंदर काफ़ी प्रॉब्लम्स हैं, लेकिन इस बात पर इसमें कोई शक नहीं, पूरी दुनिया ये मानती है कि ये वन ऑफ द पाकिस्तान फाइनेस्ट मोमेंट्स था, जिस रवैये जिस तरह इन्होंने हैंडल किया है। बिल्कुल ठीक है। अच्छा इकराम सहगल साहब, यकीनन जो आप बात करें इसमें तो कोई शक नहीं है, और दूसरी बात जो आप ये भी जिक्र कर रहे हैं कि बड़ा ये करेजियस मूव है, इसमें भी कोई शक नहीं, लेकिन जो खदशात उठाए जाते हैं मुज़ाकरात के सारे अमल से, वो खा कलदम TTP से हो या किसी भी गिरोह से हो, कि या तो ये मुज़ाकरात ऐसे हरबे हैं जिनको इस्तेमाल करके दोबारा से अपने आप को रीऑर्गेनाइज करने की कोशिशें की जा सकती हैं, या फिर ये कि कलदम TTP बिखरे हुए गिरोहों का मजमूआ है, तो आप किसी गिरोह के साथ मुज़ाकरात करें, वो बाकी गिरोह तस्लीम करें या ना करें, या फिर ये कि ये मुज़ाकरात तासुर दें कि ये कलदम तंजीम मजबूत हो चुकी है इसलिए हुकूमत इनसे मुज़ाकरात कर रही है। सर, इन खदशात पर कैसे काबू पाया जा सकता है इन सारे मुज़ाकरात की रोशनी में? देखिए, सबसे पहली बात यह है कि आप भूल गए कि वो फौज जिसने पूरे दुनिया में एक ही सक्सेसफुल काउंटर इंसर्जेंसी फाइट किया है, एक ही सक्सेसफुल काउंटर टेररिज्म फाइट किया है, और इंटायरली फ्रॉम इट्स ओन रिसोर्सेज। बिल्कुल, आप उसके बरक्स अक्रॉस द डिवाइड देखें कि नेटो की एडवांस्ड फोर्सेस, सोफिस्टिकेटेड फोर्सेस, दे हैव लॉस्ट द वॉर। आप कंपैरिजन करें, देखिए हम बहुत भूल जाते हैं कि हमारे लोगों ने कितनी सैक्रिफाइसेस दी, हमारे सोल्जर्स ने कितनी हमारे सिविलियन कोलैटरल डैमेज कितनी हुई है, लेकिन उसके बाद इस वक्त हुआ है कि आपके पास फाटा और स्वात एरियाज में पीस है, बरक्स के वहाँ पर। नो, नेचुरली अगर आप चाहते हैं कि ठीक है, आपको किसी ने, आप फौज ने जाके चूड़ियाँ तो नहीं पहन ली, या फौज जाके बैरक्स में तो नहीं चली जाएगी, आप कहते हैं कीप योर पाउडर ड्राई। तो बात यह है कि फौज ने बिल्कुल चौकस रहेगी, फौज देखती रहेगी, हमारी अच्छी खासी, मैं समझता हूँ कि उनके अंदर इन्फिल्ट्रेशन एज फार एज इंटेलिजेंस इज कंसर्न। नाउ उसके वजह से आपको ये होगा कि आपको पता होगा कि कहाँ कुछ हो रहा है, और आप ये यकीन ले लें कि जो आपके साथ आके हाथ मिलाएंगे वो उनके भी इंटरेस्ट में है कि ये लोग पीस एंड क्वाइट ना खराब करें। वो तो फिर उनके ऊपर मुसीबत आएगी ना, वो तो बेचारे कोशिश करेंगे कि ठीक है हम वापस मेन स्ट्रीम में आए, और ये लोग होंगे नासिर, मैं ये नहीं बोलता, और मैं नासिर क्या, हमारे कुछ पॉलिटिकल एलिमेंट्स में मैं नाम नहीं लेता, उनका काम ही यही है, तो उनका काम है कि बस ये करना, उसकाना, ये करना, ये कौन नहीं जानता है कि उनकी क्या रवैया है, कौन नहीं जानता, ये तो उनको पाला गया है।
हम लोग ने हर पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो आई है इनको पाल के बैठी है, कभी उनको कोई ओहदा दे देती है, कभी कुछ ओहदा दे देती है। मैं उनका नाम नहीं लेता, पूरी दुनिया को पता है उनका नाम क्या है। ठीक है, इकराम सहगल साहब हमारे साथ ही रहिएगा, यहाँ हमें ब्रेक पे जाना है, ब्रेक से वापस आएंगे और दीगर मामलात कुछ हैं जिन पर हम आपसे मजीद बात करेंगे सर। वेलकम बैक टू द शो नाज़रीन। इकराम सहगल साहब, अमेरिका की जानिब से पाकिस्तानी फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का मुतालबा, क्या इसको हम दोबारा से अमेरिका की जानिब से डू मोर कह सकते हैं सर? देखिए, मैं इस बात में बड़ा क्लियर हूँ, अमेरिका को हमारी तरफ रवैया बदलना पड़ेगा और बदलना इस तरह पड़ेगा। लास्ट टाइम जो उन्होंने लिया है कि हमने बेसेस भी दी और जूते भी खाए, ये नहीं चल सकता। ठीक है, एयर कॉरिडोर किस लिए? अगर आपने एयर कॉरिडोर इस्तेमाल करना है बॉम्ब करने के लिए अफगानिस्तान को, तो क्या समझते हैं आप तालिबान गवर्नमेंट इस बात पर खुश रहेगी? तो आपको बड़ा एहतियात करना पड़ेगा। नंबर 2, कहाँ से एयर कॉरिडोर, कहाँ से, किधर से आप एयर कॉरिडोर लाएंगे? आपकी बेसेस आप इस्तेमाल करेंगे वहाँ पर यूएई से, या आप बेसेस इस्तेमाल करेंगे इंडिया से, या ये दो ही जगह रह सकता है। तो आपको इसमें एहतियात करना चाहिए। मैं इसके हक में नहीं हूँ, मैं बिल्कुल हक में नहीं हूँ कि ये बात जो है ये बहुत हमारे लिए एग्जैक्टली वही बात होगी जिस तरह हम लोगों ने किया था विदाउट एंटरिंग टू अ टॉपिक डिबेट कि भाई इनटू दिस वॉर, और 20 साल हमने इसके लिए सफ़र किया है बिकॉज ऑफ दिस। तो मैं समझता हूँ कि जिस तरह इमरान खान साहब ने पहले किया था, कहा था एब्सोल्युटली नॉट और बेसिस के बारे, और मैं समझता हूँ यही रवैया होना चाहिए एज फार एज एयर कॉरिडोर कंसर्न। बिकॉज एयर कॉरिडोर ठीक है, हाँ एक बक्स मैं करता हूँ कि कभी कभी होता है कि सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन, पर सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन किस तरह, वो सर्च एंड रेस्क्यू ऑपरेशन तो वही फिर आ जाती है बात कि आप कोई वहाँ पर कार्रवाई कर रहे हैं। अगर आप वहाँ पर कार्रवाई करेंगे और पाकिस्तानी सॉइल को आप इस्तेमाल हो देंगे और एयर कॉरिडोर भी इस्तेमाल हो देंगे, तो फिर आप जो गवर्नमेंट है वहाँ पर अफगानिस्तान को, इन दैट केस यू आर गोइंग अगेंस्ट द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। मैं नहीं समझता ये बात यहाँ से और आगे बढ़ेगी, और मैं समझता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब को इसको उसी वक्त खत्म कर देना चाहिए, बात कैबिनेट तक तो बात आनी नहीं चाहिए। तो इकराम सहगल साहब, जो शाह महमूद कुरैशी साहब ने अब स्टेटमेंट दी है कि कैबिनेट फिर फाइनल फैसला करेगी, तो क्या इस स्टेटमेंट से आप ये समझते हैं कि एब्सोल्युटली नॉट को रिविजिट कर रही है गवर्नमेंट, ये कुछ इस तरह का इशारा दे रही है? देखिए, अगर ये कर रही है तो बड़ी डिसअपॉइंटिंग बात है, क्योंकि ये बात तो मैं अभी फिर रिपीट करता हूँ कि शाह महमूद कुरैशी साहब ने ये बात बिल्कुल क्लियर वाज़ेह कर देना चाहिए था कि वी विल नॉट अलाउ पाकिस्तान सॉइल और पाकिस्तान एयर स्पेस टू बी यूज्ड अगेंस्ट अफगानिस्तान इन एनी केस। दैट हम तो अफगानिस्तान में इंटरफेयर करना चाहिए, डायरेक्टली, इनडायरेक्टली, बाय प्रॉक्सी, बाय एनी वे। ठीक है जी, वी शुड बी क्लियर अफगानिस्तान। ओनली असिस्टेंट अफगानिस्तान विल बी इफ दे आस्क फॉर, इफ अफगानिस्तान हमसे कोई मदद मांगे, जो मांगेगा, उनके पास उनको जरूरत है, जो आइटम्स हम करते हैं, वहाँ की आटा कहाँ से जाती है? हमारी जो फैक्ट्रीज है रहीम यार खान वगैरह में, वो वही फाइन आटा बनाती है जो अफगानिस्तान में इस्तेमाल होती है। वहाँ पर शुगर कहाँ से जाती है? हमारी बहुत सी चीज़ जाती है एट आर कॉस्ट, बट ठीक है, क्योंकि हमारी प्राइसेस ऊंची हो जाती है, बट ठीक है, वो हमारे भाई है और हमारा काम है उनको मदद करना। लेकिन वो जो चीज़ मांगेंगे, ये नहीं कि दूसरी गवर्नमेंट कोई चीज़ मांगती है और हम उनके लिए फिर शोल्डर बन जाए और फिर हम जूते भी साथ साथ खाएं, ये बात बिल्कुल गलत है, मैं नहीं एक्सेप्ट करता। तो इकराम सहगल साहब, ठीक है, प्राइम मिनिस्टर ने भी गुज़श्ता एक महीने से रिपीटेडली ये स्टेटमेंट दोहराई है कि अमेरिका की जानिब से कुर्बानी का बकरा बनाया जा रहा है पाकिस्तान को और इल्ज़ाम धरा जा रहा है अपनी शिकस्त का पाकिस्तान पर। अब अमेरिका की जानिब से एक जानिब ये रवैया है, दूसरी जानिब फ़ज़ाई हदूद इस्तेमाल करने का मुतालबा है। अमेरिका की क्लियर पोजीशन समझ आती है आपको सर? नहीं, मैं समझता हूँ कि ये भी कुछ क्लियर पोजीशन नहीं है। मैं समझता हूँ अगर अमेरिका कोई पॉलिसी इख्तियार करेगी विच विल बी हॉस्टाइल एक्शन अगेंस्ट अफगानिस्तान, तो वो बहुत एडवर्स रिएक्शन देगी पूरी इस रीजन के अंदर। मैं नहीं समझता कि कोई भी सेन अमेरिकन एडवाइजर होगा जो भी करेगा। देखिए, आप कुछ भी बोल लें, उन लोगों ने, और लोग बोलते बड़ा केओटिक एग्जिट किया वगैरह, बिल्कुल गलत बात है। अगर आप समझते हैं कि अब वहाँ पर सैकड़ों लोग मर जाते हैं, वहाँ पर कत्लो गर्ज हो जाता, उन लोगों ने बड़ा क्लियर है, सबसे जो डेंजरस एक्सरसाइज होता है, ऑपरेशन रेड एक्सरसाइज होता है, वो विड्रॉल होता है, वो क्लीन ब्रेक एंड विड्रॉल, और उन लोगों ने मैनेज किया विद 13 डेड ओनली।
तो आप जितना भी बुरा भला बोले उनको, उन लोगों ने अपनी क्लियर एग्जिट कर लिया है ना। उसके बाद आप देखें अफगानिस्तान में टर्मोइल नहीं है, द तालिबान इन फुल कंट्रोल, और तालिबान इन फुल कंट्रोल वाई बिकॉज द अफगान आर्मी मेल्टेड। उनसे जो 4 गुना ज्यादा अफगान आर्मी तक मेल्टेड, व्हिच एवरीबॉडी न्यू दैट दे वुड मेल्ट। नाउ ये तो इट वाज नॉट अ सीक्रेट दैट दे वुड मेल्ट, दैट इज व्हाई द अमेरिकंस वर होल्डिंग डायलॉग सिंस 2018। ठीक है, तो आप समझते हो 2018 से ये जो बातें कर रहे थे उन सब ये उनको टैसिटली उन्हें एक्सेप्ट नहीं कर लिया था कि तालिबान गवर्नमेंट आएगी। हाँ, वो ये कोशिश कर रहे थे कि कोalition गवर्नमेंट बन जाए। ये तो अशरफ गनी की गलती है और उनके लोगों की गलती है कि उन्होंने ये नहीं एक्सेप्ट किया। ये उनकी, ये अगर जब वो एक्सेप्ट कर लेते तो आज ये उनको शिकस्त जो हुई है ये इनको नहीं होती। एज फार एज अमेरिकन आर कंसर्न, उन्होंने अपनी क्लियर एग्जिट कर लिए, एब्सोल्यूट विड्रॉल कर लिए, और मैक्सिमम जो सुसाइड अटैक में 13 डेड थे, उसके अलावा उनका कोई और कैजुअल्टी नहीं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया इकराम सहगल साहब हमारे साथ आप मौजूद थे। नाज़रीन, प्रोग्राम पाकिस्तान का सवाल से मुझे इजाजत दीजिए। पाकिस्तान के दीगर सवालों के साथ दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होंगे अल्लाह ने के बाद।